नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश का यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीष कुमार। आज हम तीन प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे जिनमें दो संसद से जुड़ी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सदन में वापसी हो चुकी है क्योंकि उनके खिलाफ जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था वो गिर चुका है, तो ओम बिरला ने फिर से कमान संभाल ली है। दूसरी खबर भी संसद से जुड़ी है, जहां संसद भवन के बाहर आज विपक्षी दलों के सांसदों ने चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया और एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार की आलोचना की, नारेबाजी की। और तीसरी खबर बिहार से जुड़ी है, जहां ये अब लग रहा कि एक राज्यसभा की सीट के लिए तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी साथ आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, संख्या बल के अभाव में वो प्रस्ताव गिर चुका है क्योंकि संख्या बल तो सत्ता पक्ष के साथ था। इस चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मसलन उन्हें बोलने का भरपूर अवसर नहीं दिया जाता है, जब वे बोलते हैं तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच भेदभाव किया जाता है। जैसे ही सत्ता पक्ष के सांसद कुछ भी बोले वे संसद के रिकॉर्ड में चला जाता है, लेकिन जब विपक्ष के सांसद बोलते हैं तो उनकी बातों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। विपक्षी सांसदों का निलंबन कर दिया जाता है। अभी भी कुछ विपक्षी सांसद निलंबित हैं जो हर रोज संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन गुरुवार 12 फरवरी को जब सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला सदन में पहुंचे। ओम बिरला के सदन में आने के बाद सत्ता पक्ष के सांसद अध्यक्ष जी को जय श्री राम के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। 2014 के बाद से ही संसद में जय श्री राम के नारे लगाने की नई परंपरा शुरू हुई है। पीएम मोदी जब भी लोकसभा में आते हैं तो कई बार देखा गया है कि सत्ता पक्ष के सांसद जय श्री राम के नारे या फिर मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत करते हैं। 11 बजे लोकसभा में प्रश्नकाल होता है, लेकिन विपक्ष के सांसदों के टोका टोकी के चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। लेकिन 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो 2 दिन तक जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई उस पर ओम बिरला ने अपना पक्ष रखा। चर्चा के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जो भी आरोप लगाए थे उसका जवाब भी दिया। ओम बिरला ने कहा कि मैंने दोनों पक्षों, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को बराबर मौका दिया है। उन्होंने नेता विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से फिर से खारिज कर दिया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया था, उन्हें बोलने से रोका जाता है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ कर किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। ओम बिरला ने कहा कि कोई भी नेता हो वे संसद की नियमों के तहत ही बोल सकते हैं। नेता विपक्ष के बोलने के दौरान माइक बंद होने के आरोपों को लेकर ओम बिरला ने कहा कि स्पीकर के पास ऐसा कोई स्विच नहीं है जिसे वो माइक को ऑन ऑफ करे। उन्होंने कहा कि जिस सदस्य को बोलने की अनुमति होती है उन्हें ही बोलने का अवसर दिया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए पीएम मोदी सदन में नहीं आए, जिसकी सलाह खुद ओम बिरला कह चुके कि उन्होंने ही उनको दी थी। आज उस फैसले का भी ओम बिरला ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ट्रेजरी बेंच के पास महिला सांसद पहुंच गई, विपक्षी महिला सांसद, उससे अप्रत्याशित स्थिति बन सकती थी, इसलिए मैंने सदन के नेता को नहीं आने का आग्रह किया। पूर्व में सांसदों के निलंबन के अपने फैसले को भी ओम बिरला ने सही ठहराया, उसका बचाव किया। लेकिन आज ये अच्छा होता कि बजट सत्र के पहले चरण में जिन सांसदों को उन्होंने पूरे सत्र के लिए निलंबित किया है,
जब वो ओम बिरला वापसी कर रहे थे लोकसभा में तो उनका निलंबन रद्द कर देते। इससे जाहिर तौर पर विपक्षी दलों के बीच एक बेहतर संदेश जाता। ओम बिरला ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन बहस हुई, उससे संसद का समय नष्ट हुआ है और देर रात तक सदन को चलाकर इसकी वे भरपाई करने का प्रयास करेंगे। हालांकि जिस समय को सदन के समय का नष्ट होना वे बता रहे हैं, उस चर्चा के दौरान सदस्यों को देश को ये बताने का अवसर मिला कि किस प्रकार सदन की कार्रवाई चल रही है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ओम बिरला पर विपक्षी दलों के सांसदों ने जो अविश्वास जताया है, 18वीं लोकसभा के बचे हुए 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान क्या ओम बिरला विपक्षी दलों का विश्वास जीतने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। लेकिन ओम बिरला के सदन में लौटने के पहले ही दिन उस समय हंगामा शुरू हो गया जब देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर चर्चा शुरू हुई, जिसका नोटिस खुद राहुल गांधी ने दिया था। अमेरिकी सरकार के भारत को अगले 30 दिनों के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदने की इजाज़त देने के फैसले को लेकर राहुल ने सरकार को घेरा। राहुल ने कहा, हम किससे तेल खरीदेंगे ये हम तय करेंगे, लेकिन भारत जैसा विशाल देश किससे तेल खरीदेगा ये तय करने का अधिकार किसी देश के राष्ट्रपति को कैसे मिल गया। राहुल गांधी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो मंत्री सामने बैठे हैं वो एप्स्टीन को अपना दोस्त बताते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि हरदीप पुरी की बेटी ने जॉर्ज सोरोस से पैसे लिए हैं। इस पर स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा, जिस बात के लिए उन्होंने नोटिस दिया है उसी पर चर्चा करें। फिर सदन में हंगामा शुरू हो गया। बाद में स्पीकर ने राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया और हरदीप पुरी को बयान देने को कहा। लेकिन जैसे ही हरदीप पुरी बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्षी दलों के सांसद एप्स्टीन एप्स्टीन के नारे लगाने लगे। इससे साफ है, सरकार विपक्ष के बीच टकराव फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। Why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Oh. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. अब बात करते हैं संसद से आई एक शानदार तस्वीर की। अमेरिका इजराइल के ईरान पे हमले के बाद जिस प्रकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है, उसके चलते देश में एलपीजी सिलेंडर का संकट खड़ा हो चुका है। एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कमी देखी जा रही है। कीमतों को भी सरकार ने बढ़ा दिया है। इसे लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। लेकिन प्रदर्शन बड़ा ही रोचक था। सांसदों के हाथों में एलपीजी सिलेंडर का कटआउट तो था ही, जमीन पर ही बैठकर इन सांसदों ने कढ़ाई में खाना पकाना भी शुरू कर दिया, अब वो भी चूल्हे पर। इन सांसदों ने ईंट से चूल्हा तैयार किया। प्रियंका गांधी भी जमीन पर बैठ गई और सांसदों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। जरा सुनिए इस नारे को। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी जी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। मोदी जी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। प्राइम मिनिस्टर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्राइम मिनिस्टर सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। प्राइम मिनिस्टर सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। प्राइम मिनिस्टर सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ।
दरअसल देश भर में एलपीजी सिलेंडर की एजेंसियों में लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बुकिंग के बाद भी लोगों को एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों को ऊंचे दामों पर एलपीजी सिलेंडर लेना पड़ रहा है। 900 रुपये में मिलने वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए लोगों को 2000 रुपये तक देने पड़ रहे हैं। 2000 रुपये में काला बाजारी हो रही है। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भी 3000 से 3500 रुपये में काला बाजारी हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है और इसे विपक्षी दल संसद में उठा रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार से जुड़ी एक राजनीतिक खबर की। क्या राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है? बिहार में कुल 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के खाते में 4 सीटें तो साफ तौर पर जाती हुई दिख रही है, लेकिन असली लड़ाई 5वीं सीट के लिए है। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह के बीच है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों को ही 41 विधायकों की जरूरत है। अगर विधानसभा की गणित देखें तो एनडीए अपने 4 उम्मीदवारों को तो आसानी से जिता लेगा, लेकिन महागठबंधन के सामने बड़ी चुनौती है। बिहार विधानसभा में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल और आईआईपी को मिलाकर कुल 35 विधायक हैं। 41 की संख्या पूरी करने के लिए उसे असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायकों और बसपा के 1 विधायक के समर्थन की जरूरत होगी। यानी आरजेडी का उम्मीदवार राज्यसभा तभी जा सकेगा जब ओवैसी और बहनजी उनके समर्थन में आए। ऐसे में बिहार की सियासत पर नजर रखने वाले कहते हैं कि 5वीं सीट के लिए धनबल और क्रॉस वोटिंग की संभावना बिहार में बढ़ गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती थी, तब तेजस्वी यादव ने उन्हें भाव नहीं दिया। नतीजा, सीमांचल में 2020 के समान 2025 में भी ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। मुसलमानों के वोट में बिखराव देखने को मिला, लेकिन राज्यसभा की 1 सीट के लिए तेजस्वी ओवैसी अब साथ आ सकते हैं। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुनाव होने वाला है। राज्यसभा के सभी उम्मीदवारों में सबसे अधिक अमीर अमरेंद्र धारी सिंह हैं। उनके पास 36 करोड़ की अचल संपत्ति और 200 करोड़ की चल संपत्ति है। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा इस मामले में बहुत पीछे हैं। बिहार की सियासत पर नजर रखने वाले कहते हैं कि संख्या बल भले ही अमरेंद्र धारी सिंह के पक्ष में न हो, धन बल के मामले में वे उपेंद्र कुशवाहा से बहुत आगे हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ धनबल की नहीं है। एनडीए के लिए 4 सीटें तो बेहद आसान है जीतना। 5वीं सीट जीतकर एनडीए यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि बिहार की सियासत में अब आरजेडी हाशिए पर जा चुकी है। तो आज आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। द फेडरल देश को अपना प्यार दें, समर्थन दें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।